नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, इन सब की मेहनत और लाखों कुर्बानियों के बुनियाद पर खड़ा हमारा ये लोकतंत्र आजादी के बाद साल दर साल हर सरकार ने उसको मजबूती देने का पूरा प्रयास किया और वो मजबूत होता गया। आज इस स्थिति में हमारा लोकतंत्र आया इन सब की कुर्बानियों और मेहनत की वजह से कि प्रधानमंत्री सर ऊंचा करके कह सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मां भारत को बताते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बनी मां, उसके लिए सबकी कुर्बानियां रही। टू मेक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी देयर हैव बीन सैक्रिफाइसेस गैलोर। लेकिन कोई भी पुत्र अपनी मां को कमजोर करने के लिए कुछ काम ऐसा नहीं करेगा जिससे वो मां कमजोर हो जाए। उल्टा उसको ताकत देगा, मजबूती देगा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेगा। जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे प्रयास हो रहे हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से आघात हो, किस तरह से हमले हो। फिर भी अगर लोकतंत्र जीवित है तो एक आस्था की वजह से जीवित है जो हर व्यक्ति को अपने वोट पर होती है। ईच एंड एवरी वोटर ऑफ इंडिया हैज द कॉन्फिडेंस इन हर और हिज वोट। दैट्स द रीजन डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री सर्वाइव्स डिस्पाइट सेवरल अटैक्स एवरी डे ऑन द इंस्टीट्यूशंस बाय द गवर्नमेंट। जब वोट की उस ताकत या उस अधिकार को संदेह के घेरे में डाल दिया जाए, उसके ऊपर शक के बादल मंडराने लगें, तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरे की बहुत बड़ी, बहुत ऊंची आवाज में सुनाई देने वाली घंटी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स, जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स, अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद यह था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, 1/3 से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। सोचिए कितना गंभीर ये मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ईसीआईएल की खराब निकली, 1,85,000 बीईएल बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 बीईएल पंचकुला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई।
जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो एसओपी? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास में लेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। और जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, एफएलसी जिसको कहलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर 7 दिन के भीतर अगर मशीन खराब पाई जाए तो 7 दिन के भीतर वो मशीनों को वापस भेजता है और मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि साहब इसको ठीक करके दुरुस्त करके भेजिए। ये भी एक एसओपी है, इसका भी अनुकरण नहीं किया गया। 2021 में आपको मालूम पड़ा कि ये खराब है, 2021-22 में जनवरी में आपने चिट्ठी लिखी। ये इतना समय का अंतराल बीत जाना, इस दौरान इतने चुनाव हो जाना, उन चुनावों में इन्हीं मशीनों का उपयोग करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुसरण नहीं करना, आखिर आप क्या छिपा रहे हैं? आखिर आप क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये तकनीकी खराबी है? क्या ये मानव रचित खराबी है? जो भी है बताइए, सबको विश्वास में लीजिए, तमाम राजनीतिक दलों को आप बुलाइए। ये जो आईटी सेल के मालिक और उनके 2 रुपए वाले ट्रोल हैं, मैं बताता हूं आपको वो क्या कहेंगे इस प्रेस वार्ता के बाद। कि साहब, कांग्रेस पार्टी राज्यों में जब चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम सही हो जाती है और हार जाती है तो कहते हैं साहब ईवीएम खराब है। देखिए साहब, एक भी वोटर को संशय है चुनावी प्रक्रिया पर तो हम सबका कर्तव्य है, विशेष तौर पे मीडिया का, विशेष तौर पे विपक्ष का, विशेष तौर पे चुनाव आयोग का और विशेष तौर पे सरकार का, कि वो संशय दूर किया जाए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं आप। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगी, नाराज ही हो जाएंगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। रखरखाव ईवीएम्स का हम कई बार रिपोर्ट्स आप दिखाते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं कि बिना नंबर के वाहन पे ईवीएम जाते हुए पाए गए, तो क्या हमें चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि हम एक चुनाव वहां जीत गए, दूसरा चुनाव वहां जीत गए, इसलिए हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए? हम चुनाव जीतें या हारें, लोगों का विश्वास चुनाव से टूटे नहीं, उस पर से हिले नहीं, यह हमारा सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। इंग्लिश में कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जो सूरज की रोशनी होती है, जो धूप होती है, वो कीटाणुओं का नाश करती है। तो ऐसा जब संशय लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे आ जाए, ऐसे में सरकार को, चुनाव आयोग को खिड़कियां दरवाजे खोलने चाहिए ताकि धूप आए, संशय के कीटाणु दूर हों और चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास टूटे नहीं, बना रहे। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में। लोगों के मन में अगर यह शक भी है कि कुछ छिपाया जा रहा है, वो शक आगे चलकर नासूर बन जाता है। हम इसलिए बार बार चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री से और सरकार से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि शक को नासूर मत बनने दिया जाए, ना बनने दिया जाए। हमारा ही मुंह बंद करने के लिए बार बार कोशिश की जाती है। और वो गाना था, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। यहां सरकार जो रक्षक है लोकतंत्र की, वही अगर बीच में आ रही है पारदर्शिता के, वही अगर ऐसे तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करती है बिना उत्तर दिए, तो फिर आप लोग बताइए कि लोकतंत्र की मां की रक्षा करना, लोकतंत्र की देवी की रक्षा करने की गुहार हम कहां लगाएं? आपके सवाल। जी,
अभी आप पूछ लीजिए सब, ताकि सुनाई भी दे। जो ये आंकड़ा है 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं, एक ही सीरीज के खराब हैं, तो इनसे कहां कहां चुनाव हुए हैं? और ये आंकड़ा सर क्या चुनाव आयोग से मिला आपको? ये जो पत्र मैंने आपको अभी आपके मोबाइल पे आ रहा होगा, विनीत जी भेज रहे हैं, इस पत्र में जो सीरियल नंबर्स हैं मशीनों के, वो आप जब गिनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंकड़ा कहां से आया है। 6.5 लाख का जो ये आंकड़ा है, इसी पत्र से आया। 17,40,000 वीवीपैट्स लगती हैं। ये M3 टाइप की जो एकदम लेटेस्ट वीवीएम्स हैं, वीवीपैट्स हैं, ये वो हैं जो लोकसभा 2019 और उसके पश्चात जितने चुनाव हुए उसमें उपयोग में लाई गई है। माइक, we have brought this new system so that people can hear the question. Sir, will you consult to other opposition parties regarding this matter, and will you also approach to ECI for this? If you remember, a few weeks ago, there was a meeting held at the residence of Mr. Sharad Pawar, attended by 14 political parties. I think it was 14 political parties, if I'm not wrong. And a lot of apprehensions, questions were raised, were brought to the notice of the Election Commission of India also. And several civil society activists had also given a memorandum to the Election Commission of India. We have been highlighting a lot of questions and apprehensions, conveying those apprehensions of the citizens of India through you to the government. So whatever needs to be done is being done and will be done as far as the opposition parties are concerned, and I'm sure as far as the media is concerned. What we are expecting is for the government and the Election Commission of India to be responsive to these apprehensions. हो गया? Any other question? हाँ, पूछ लीजिए. So, first question on the verdict of Sir, Naroda verdict, first of all, because all the accused have been acquitted by the court. And second, on the Poonch terror attacks, so what is your reaction to that? On the Naroda judgment, General Secretary of the Communication Department, Mr. Jairam Ramesh, issued a statement this morning. We have already circulated the statement to you. You want, we'll send it again to you. A detailed judgment is being awaited. We'll have a comprehensive statement once we study that judgment. Justice, as we said in that statement also, is a right that must be secured through constant vigil. The Indian National Congress will continue to follow this case, and we reaffirm our support for the victims of these heinous crimes and the families and the survivors of these crimes. As far as the Poonch attack is concerned, we have been flagging the concerns of people of Kashmir, Jammu and Ladakh. We have been flagging the concerns of political activists. We have been flagging the concerns of every concerned Indian. That situation is not normal at all. Actually, it's far, far from normal. All the tall claims that were made by this government over the last 9 years, different milestones when they were in government, when they were not in the government, when they brought the president's rule, when they revoked Article 370, when they brought in demonetization, different milestones of this government, they kept promising that situation in Kashmir will get directly and positively impacted by these initiatives. None of the above was found true. Civilians, targeted killings of civilians, whether they are Kashmiri Pandits or migrant labor or our brave forces, there have been targeted killings in Kashmir and they are only going up. The situation is so not normal that the government is unable to even conduct elections in Jammu and Kashmir and Ladakh.
कौन सा वाला? जो कल हृदय विदारक घटना, हमारे 5 जवानों की शहादत जिस घटना में हुई, आतंकी घटना में हुई, हमले में हुई, हम बार बार सरकार का ध्यान, सवाल उठा के बार बार हम उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि आपने जितने वादे किए थे पिछले 9 साल में, अलग अलग, जब सरकार गिराई तब जो वादे किए थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया तब जो वादे किए थे, जब नोटबंदी लाए तब जो वादे किए थे, जब 370 हटाया तब जो वादे किए, जब आपने राज्यों को घटाकर यूनियन टेरिटरी बनाते हुए जो वादे किए, वो तमाम वादे आपके खोखले साबित हो रहे हैं। स्थिति सामान्य नहीं है, सामान्य से बहुत दूर है। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का, माइग्रेंट लेबर का, वहां के रहने वाले नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हमलों में बढ़ोतरी हो रही है, आप वहां चुनाव तक नहीं करवा पा रहे, तो स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। जो असामान्य है वो है आपकी चुप्पी, वो है आपका एक हठीला रवैया कि आपको जवाब देना ही नहीं है, कोई भी सवाल हो जाए। आपने देखा किस तरह से कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र भी लिखे, आवाज भी उठाई, हमने भी उनकी आवाज उठाई, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने उनके नुमाइंदे को भी बुलाया, आपके सामने उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन यह सरकार का एक हठधर्मिता है कि हमें जवाब नहीं देना। हमसे कुछ गलत भी हो रहा है तो हम चुप रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, बोलने दीजिए। अब तो यह स्थिति आ गई कि उनके अपने नेता सत्यपाल मलिक जी ने ऐसी ऐसी बातें उठाई हैं, उस पर भी ये चुप हैं, उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जो चुप्पी है, ये जो खामोशी है, ये कुछ बता रही है। ये क्या बता रही है? ये खामोशी बता रही है कि सरकार को काम करना नहीं आता, सरकार की नीयत खराब है, सरकार की कोई दिशा नहीं है कश्मीर के मामले में। कि 37% जो रिलीज है उसमें वीवीपैट 2019 में इस्तेमाल किए गए थे, वो खराब है और उन्हें मरम्मती के लिए भेजा है जहां जहां से मशीनें बनती हैं। और एसओपी का उदाहरण दिया कि 7 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसे वापस करना होता है अगर कोई खराबी पाई जाती है। बट ये मशीनें जो है इस्तेमाल मशीनें हैं पिछले चुनाव में, और उन्हें मरम्मती के लिए भेजा जा रहा है। तो आप क्या क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग से मांगेंगे? आपने सवाल भी पूछा है, तो क्या क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं कि ये वो मशीनें हैं सिर्फ जो 2019 में इस्तेमाल हुई थी या नई मशीनें भी हैं? 2018 में ये मशीनें खरीदी गई। महत्वपूर्ण बिंदु ये है 2019 में और उसके बाद के तमाम चुनावों में, अब तक जो चुनाव हुए हैं राज्यों में, विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उन सब में ये मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2021 में चुनाव आयोग ने स्वयं निर्णय लिया कि इन मशीनों को रिपेयर की आवश्यकता है, इनमें खामियां हैं, ये डिफेक्टिव हैं। आज हम 2023 की अप्रैल में हैं। इस दौरान कितने चुनाव हुए हैं? उन सब चुनावों में यह मशीनें इस्तेमाल हुई हैं। तो हमारे जो सवाल हैं, हमने वो सवाल आपको प्रेस रिलीज में भी डाले हैं, जो हम सबसे पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं। हम सबसे यह सवाल पूछ रहे हैं, साहब बताइए कि ये क्या खामियां थी, ये कौन सी मशीनें थी, ये कहां कहां इस्तेमाल हुई, आपने क्यों नहीं एसओपीज फॉलो किए, क्यों नहीं 7 दिन की जो मियाद होती उसका अनुसरण किया गया। ये तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं। माइक सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक बीजेपी लीडर ईश्वरप्पा जी से बात की है। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है। जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन लेने के, और आरोप लगे, उनको टिकट भी नहीं दिया गया था। कैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त लोग हैं उनसे बात करते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेट भी करते हैं, उनसे जायजा भी लेते हैं कि किस तरीके के चुनाव के हालात हैं? भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा था आपको? आज से 1 हफ्ते पहले कुछ कहा था, बड़े स्वर्णिम वाक्य हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है, वो सभ्य आदमी हैं, सभ्य भाषा में उन्होंने बोला।
हम भी सभ्य हैं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ईश्वरप्पा जी को फोन करने में सुनाई देती है। जिस व्यक्ति को 40% कमीशन लेने के जुर्म में दबाव के चलते हटाया जाए, उसके आगे आप जी हुजूरी कर रहे हैं, उनको गुहार लगा रहे हैं, साहब मदद कर देना, जितवा देना। देश का प्रधानमंत्री, कुछ महीनों पहले संदर्भ चुनाव का ही है, राज्य हिमाचल प्रदेश था, वहां भ्रष्टाचार का तो मामला नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक व्यक्ति को उन्होंने फोन किया। वो उनको टिकट नहीं मिली थी, तो वो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को माना भी नहीं। बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री, दूसरा टर्म का प्रधानमंत्री, इस तरह से हुज्जत कर रहा हो अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के सामने, और वो नहीं मान रहा हो। देखिए साहब, इकबाल तो इकबाल होता है, वो नहीं टूटना चाहिए। पद प्रधानमंत्री का, और वो भी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री का, इस पद का एक इकबाल होना चाहिए। उस इकबाल को स्वयं प्रधानमंत्री ही खत्म कर रहे हैं। ये आज दूसरी बार देखने को मिल रहा है, और भी कई उदाहरण है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें, एक भ्रष्ट व्यक्ति को के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हो कि भाई जितवा दीजिए। 40% सरकारा, ऐसे ही थोड़े स्लोगन बना, इन्हीं लोगों की वजह से बना ये नारा। 40% सरकारा का जो तमगा मिला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्नाटका में, वो इसी तरह के लोगों की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से मिला था। और आज प्रधानमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सोचिए क्या स्थिति है, और सोचिए भ्रष्टाचार से कितनी मोहब्बत है साहब को। वहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनके तमाम जो फाइलें हैं उनको क्लियर नहीं करते, या कोई मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते। ऐसा ही आपके छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है, उनका एक मामला है, हेमंत सोरेन का मामला है, दिल्ली का देख रहे हैं आप। तो गैर बीजेपी की सरकारों के जो राज्यपाल हैं, उनका रवैया जो रहता है सरकारों के प्रति, गैर बीजेपी सरकारों के प्रति, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या राय है? राज्यपाल का जो दर्जा इस सरकार ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, वो महाराष्ट्र के उदाहरण आपने कई बार देखे, अब तो वहां से हटा दिए गए वो। और भी कई उदाहरण आपको मिलेंगे, लगातार हर हफ्ते कुछ न कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां राज्यपाल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे होते हैं। ये बहुत ही पीड़ादायी बात है, जब बोलने में भी बुरा लगता है, लेकिन ये किया जा रहा है। और आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा, तुम चुप रहो, इस पर बोलो नहीं। पुलवामा पे जब उन्होंने बोला कि साहब ये अपनी ही लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो। जब वो गोवा के राज्यपाल बनते हैं और भ्रष्टाचार के विषय में कुछ जानकारी प्रधानमंत्री को देते हैं, तो सत्यपाल मलिक जी को हटा दिया जाता है, आनन फानन में हटा दिया जाता है, विशेष विमान से उनको गोवा से हटवा दिया जाता है, उनकी सुरक्षा छीन ली जाती है। तो कठपुतली बन के रहोगे, ऐश करोगे, अपनी दिमाग लगाओगे, तो यहां आप दिल्ली के एक किराए के मकान में एक पीएसओ लेकर बैठ जाओगे, जैसा कि सत्यपाल मलिक जी के साथ हो रहा है। सबके सामने है, कुछ कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आवश्यकता नहीं है। जो दिख रहा है वही हम बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा विश्व भी देख रहा है, पूरा देश भी देख रहा है। लेकिन फिर भी बेशर्मी की इंतहा देखिए इस सरकार की। फिर भी बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं, वो करेंगे जो इनको करना है। राज्यपालों को कठपुतली बना के ही काम उनसे लेंगे। अब आप लोगों के हाथ में है कि किस स्तर पे ये सरकार गिरी है, इसको आपको बार बार सबके सामने लाइए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हम लोग कर सकें। सर, दो सवाल है।
डेमोक्रेसी, उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पे मुख्य पार्टियों के बीच राष्ट्रीय गठबंधन संभव नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले सीताराम येचुरी ने कहा है कि बंगाल और केरल में बीजेपी के एक उम्मीदवार के अगेंस्ट एक उम्मीदवार का मॉडल लागू नहीं हो सकता, जेडीयू बिहार में करे, दूसरे राज्यों में करे। एक सवाल यह है, तो गठबंधन में लगातार कुछ ना कुछ पेच आ रहा है। दूसरा सवाल यह है कि कर्नाटक में क्या कांग्रेस से बीजेपी बहुत डरी हुई है? क्योंकि सिद्धारमैया ने कल बैठक किया लिंगायत समुदाय के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए, और ईश्वरप्पा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। तो आपको लगता है कि बीजेपी डरी हुई, और बार बार कांग्रेस पे यह सवाल उठता है कि कांग्रेस जीतता हुआ राज्य भी अंतिम तौर पे कई बार हार जाती है, तो इस बार क्या उम्मीद लगाए हैं? पहला सवाल आपका गठबंधन को लेकर। गठबंधन कोई स्विच नहीं होता कि ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, ये एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की कोई मियाद नहीं होती कि साहब 5 दिन में खत्म कर दीजिए, ये होते होते होता है। इसमें कई लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, विचार होते हैं, उन सब क्या स्थान होता है, वो चर्चा होती है उन सवालों पर, उन विचारों पर। उसके बाद एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉमन ग्राउंड, उस पे आया जाता है। इस देश ने अच्छी सरकारें देखी हैं, गठबंधन की सरकारों ने बहुत अच्छा काम करके इस देश में दिखाया है। 10 साल यूपीए के आपने देखे हैं, उस वक्त की जीडीपी आपने देखी, उस वक्त की एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आपने देखे हैं, ग्रामीण रोजगार एमजी नरेगा देखा है आपने, उस वक्त का जो काम होते हुए देखा, वो आज भी आपको याद होगा विश्व बैंक की रिपोर्ट कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया था, वो गठबंधन की सरकार थी। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार ने ना केवल वो 27 करोड़ लोगों को वापस से गरीबी रेखा के नीचे डाला, बल्कि 19 करोड़ और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज 80% हमारी देश की आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर हो गई है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो मैं आपको सिर्फ तुलनात्मक एक अध्ययन करने को भी आग्रह कर रहा हूं। तो गठबंधन बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इट इज वर्थ इट, वो आवश्यक है मेहनत, ताकि जब सरकार बने तो आपका ध्यान इस देश के हर वर्ग पर हो, आपका ध्यान अच्छा शासन देने की तरफ हो, जैसा कि 10 साल यूपीए में दिया था 2004 से 2014 के बीच में। तो प्रक्रिया में कि टर्न लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, येलो लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई, ग्रीन लाइट आ गई, ये सब निरंतर सतत प्रक्रिया है। रेड लाइट परमानेंट नहीं होती, वो ग्रीन भी होती है, बीच में येलो भी आती है। तो हर बार आप परेशान मत होइएगा कि अरे साहब उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। ये सवाल आवश्यक हैं, इन सवालों का जवाब इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। दूसरा क्या था, मैं अपने ही भाषण में भूल गया दूसरा आपका। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव निष्पक्ष जहां होते हैं वहां डरी हुई आपको मिलती है। जहां उन्हें समझ में आ जाता है, आईना दिखने लग जाता है। हिमाचल में देखा था, गिड़गिड़ाते हुए सुना था हमने प्रधानमंत्री जी को, आज फिर सुना। आप कुछ करेंगे नहीं जब आप सरकार में होंगे, और आपको लगेगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति से, लोगों का ध्यान भटकाकर जो राजनीति करते हैं उससे आप चुनाव जीत जाएंगे, और हार भी जाएंगे तो खरीद फरोख्त कर लेंगे। ये हर बार नहीं चलता, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो डरी है या नहीं वो आप ज्यादा जानते हैं। कर्नाटक के लोग ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं ये वापस नहीं आ जाएं, इसलिए वो इस बार लोगों ने अपनी छुट्टी कैंसिल कर दी। लोग ट्रैवल प्लान बदल रहे हैं कि साहब वोट देने के बाद ट्रैवल करेंगे या वोट देने से पहले ट्रैवल करेंगे। वोट के दिन कर्नाटक में ही रहना है ताकि वोट दे सके। धन्यवाद।